बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जहां एक तरफ सवाल ये है कि इंतखाबात कितने शफाफ होंगे, ये तो हर एक को नजर आ रहा है कि अब मियां साहब वापस तशरीफ ला चुके हैं तो इंतखाबात तो होंगे ही, लेकिन कितने शफाफ होंगे, किस जमात को कितना मौका मिलेगा, वो अपनी जगह एक बहुत बड़ा सवाल है। ताज्जुब की बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब जहां ये डिमांड करते नजर आते हैं कि तमाम सियासी जमातें एक दूसरे को स्पेस दे, वहां पर यह सवाल भी मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अताब का शिकार है और कहते ये हैं खलवत में और जलवत में कि हम रियासती जबर का शिकार हो रहे हैं। हमारी पार्टी के रूह रवान जनाब इमरान खान कैदोबंद की सोबतें काट रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी मामलात मुश्किल और गंभीर है। बट सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पैतरा बदल रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई इस मोड में जा रही है कि तमाम सियासी जमातों से बात की जाए, जबकि कुछ पैगामात ऐसे आते हैं जिनसे तासुर ये मिलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर एक जमात से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसमें शामिल नहीं है। दूसरी तरफ तासुर यह है कम से कम कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त इक्तदार की तरफ एक कदम के बाद दूसरा कदम उठा रही है और मियां नवाज शरीफ ही अगले वजीर आजम होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी रिजर्वेशंस, अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपनी बहुत सारी सजेस्टिव बातों से इस बात की वाकई इंदिया दे चुकी है कि उन्हें लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के मामलात इतने आगे बढ़ चुके हैं और उनकी कुर्बत पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से इतनी ज़्यादा है कि उनके लिए इक़्तिदार हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। जबकि उनके नाक़दीन ये कहते हैं कि नहीं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कानूनी मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार हासिल कर लेगी। इंतखाबात कितने फेयर होते हैं कितने नहीं, इस पर बहुत बड़ा बल्कि बहुत ही बड़ा सवालिया निशान आज भी मौजूद है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जान खलासी कैसी हो, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। इसीलिए मैं अपने इस प्रोग्राम के सेगमेंट में अपने दोस्तों से जो मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं उनसे गुफ्तगू करूँगा। मेरे साथ मौजूद है जनाब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आदिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। आदिल अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, जयनगार हैं, बहुत शुक्रिया आदिल साहब आपका। और जनाब हसन अयूब साहब हमारे भाई हैं और ज़बरदस्त तज्ज़िया करते हैं और ख़बरें इनकी बहुत ज़्यादा ख़बरों में रहती हैं, अगर मैं ये कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। हसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं इस गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले इमरान खान साहब की, जनाब इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, उनका एक क्लिप चलाना चाहूँगा। वो अपनी जगह बड़ी अहमियत का हामिल है। यानी उनको ये लग रहा है या उनको ये पता है कि इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर भेजने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अब ये बात आपको, मुझे, कॉमन सेंस को ये अप्रोच करती है कि इमरान खान साहब को कोई वाकई इस स्टेज पर चाहेगा कि नहीं वो इमरान खान साहब मुल्क से बाहर चले जाएं और वो जैसे एग्जाइल में मियां नवाज शरीफ गए, बीबी शहीद रहीं, इमरान खान साहब को भी इसी तरह भेज दिया जाए और वो इस सियासी मंजरनामे से फॉर द टाइम बीइंग आउट हो जाए। क्या ये कोई करेगा? आज की तारीख में कर सकता है, लेकिन क्या फरमा रही है वो सुनिए। हमारे लॉयर्स दिन रात बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनको कहें आराम से घर बैठ जाएं, जब ये इलेक्शन हो जाएंगे फिर हम फैसला करेंगे। क्योंकि इमरान खान मुल्क छोड़ने के लिए मान नहीं रहा। जब तक वो मानता नहीं है कि इस मुल्क को, अपने मुल्क को छोड़ के चले जाओ, तब तक हमने उसको जेल में रखना है। मोहतरमा अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि हमारे वकला पर भी दबाव डाला जा रहा है कि भाई आप अपने घरों में बैठ जाएं, जब इंतखाबात हो जाएंगे तो उसके बाद फैसला करेंगे कि इमरान खान साहब को बाहर निकालना है या नहीं निकालना। याद रहे कि इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत साइफर केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो चुकी है, उनकी इंडाइटमेंट हो चुकी है ट्रायल कोर्ट के अंदर, मसाइल मौजूद हैं। एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रोसिक्यूशन के पास गवाहों की लिस्ट है जिनकी क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगी, वो गवाहियाँ भी देंगे, सब कुछ होगा। तो ऐसी सूरत हाल में क्या कोई मुल्क, कोई इदारा, कोई बैनुल अक़वामी ताकत ऐसी है जो इमरान खान को मुल्क से बाहर भिजवाना चाहती है? ये एक सवाल है और फिर इलेक्शन की फेयरनेस के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं अगर आदिल शाह साहब आप बताइएगा, आपको लगता है कि जो बात इमरान खान साहब की हमशीरा फरमा रही हैं इसके अंदर वजन है? आमतौर पर आपको पता है कोई बैरूनी ताकत कहती है, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी आपको याद है जब वो मार्शल लॉ लगा तो उसके बाद भी उनको मिडल ईस्टर्न जो ममालिक थे वहाँ से बड़ी सपोर्ट थी और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मसाइल आसान हुए, उनको मुल्क से बाहर भेजा गया। क्या इमरान खान साहब के लिए भी कोई ऐसा हो सकता है? और क्या नोइंग द फैक्ट कि इमरान खान बाहर जाकर भी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें कोई बाहर भेजना चाहेगा? ये मुनीब साहब आपका जो बड़ा दिलचस्प सवाल है, उसके आखिर में जो आपने जुमला कहा उसी में उसका जवाब भी जो है मौजूद है। इसका अगर स्टेप बाय स्टेप तजिया किया जाए ना,
देखिए, इस वक्त अगर इमरान खान साहब को बाहर जाने की ऑफर कौन करेगा? मुक्तदिरा या एस्टेब्लिशमेंट ही करेगी। लेकिन वो इमरान खान जिसने साल 1.5 साल मुल्क के अंदर रहते हुए जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ किया, नेम कॉलिंग से लेके और 9 मई के वाकयात तक आप देख लें, तो क्या वो इस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड कर सकती है, या ये इवन कोई जहन आपका मानता है कि उनको ये ऑफर की गई होगी कि वो बाहर चले जाएं? एक बात तो ये है, मेरे ख्याल में वो बाहर जाके, सबको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और रियासत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, और शायद हमें 9 मई भी फिर बुलाना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, क्या इमरान खान साहब खुद जाना चाहेंगे अगर उन्हें ये ऑफर? अव्वल तो मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि किसी ने उनको ये ऑफर किया, और जहां तक खबर की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, ना इसमें कोई ऐसी हकीकत है। क्या इमरान खान साहब खुद जाना चाहेंगे? मेरा नहीं ख्याल। इस स्टेज पे अगर वो चले जाएं तो अभी तो उनकी सिर्फ सियासत बंद गली में पहुंची है, उनकी तकरीबन पार्टी की सियासत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 साल में अपना जो एक बयान बनाया था वो यही था कि नवाज शरीफ जो हैं वो भगोड़े हो गए हैं, वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, और जिला वतन तो उन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि ये यहाँ से लूट के बाहर चले जाते हैं। मेरा तो सब कुछ पाकिस्तान में है। तो इमरान खान साहब अपनी जो सियासत का उनका एक जो कोर पॉइंट था, मेरा सब कुछ पाकिस्तान में, ऑल्दो उनकी बच्चे, उनकी फैमिली जो है वो अभी भी बाहर है, लेकिन बहरहाल वो ये कह सकते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के इंग्लैंड में सेटल हो सकता था, क्रिकेटिंग वर्ल्ड से लेकर आखिर तक, लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तान को मैंने चूज किया, पाकिस्तान में ही मैंने मरना है और पाकिस्तान ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इमरान खान साहब जो है वो खुद भी नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन ये इस सवाल का तो इस पर हमें डिस्कशन करनी ही नहीं चाहिए कि इमरान खान साहब खुद जाएंगे या नहीं। अगर उनके पास कोई कंक्रीट ऑफर हो, यहाँ पर जितने सीरियस केसेस हैं वो किस किस केस में उनको जमानत देकर और बाहर भिजवाया जाएगा। इसमें एक जो तीसरा पॉइंट है मुझे जी मैं उसकी आ रहा हूं। एक तीसरा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा अहम है। देखिए, तीसरी ताकत हमने देखा कि 99 में जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट खत्म की गई, फिर वो जेलों में रहे, और फिर एक सऊदी अरब ने एक डील करवाई, वो आए, वो उनको निकाल के लेके गए। इमरान खान साहब के केस में आप एक मुल्क का नाम ले लें जिनसे उन्होंने रिलेशन अपने पर्सनल और मुल्की इतने तल्ख हद तक वो ना ले गए हों। अगर आप सऊदी अरब उठा के देख लें, बहुत सी चीजें मैं अभी आपके सामने नहीं कर सकते जो कि उन्होंने सऊदी अरब के साथ किया, कतरी के साथ आप देख लें, अमेरिका के साथ उन्होंने जो किया, चाइना के साथ जो किया। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या कोई वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका के सदर आएंगे उन्हें बचाने, यहां से निकालने? कोई एक मुल्क का नाम बता दें जिनके साथ उन्होंने अपने रिलेशंस जो हैं वो ठीक रखने हो। और आखिर में इस आर्ग्यूमेंट को सम अप करने के लिए मुनीब साहब, तरीके लिए इस वक्त वे फॉरवर्ड ये है कि आप उन जमातों के साथ बैठ के उनकी लीडरशिप को एंगेज करें जिनको आपने चोर डाकू कहा है। और अभी भी देखें, 2 दिन पहले की एग्जांपल, अली मोहम्मद खान और असद कैसर, शायद वो वाहिद 2 रहनुमा रह गए हैं जो दबाव और सब कुछ के बावजूद इमरान खान को उन्होंने नहीं छोड़ा। वो गए मौलाना साहब के साथ बैठे, उन्होंने ताजियत की उनकी खुशदामन की इंतकाल पर, लेकिन खुद पीटीआई के जो ट्रॉल्स हैं, जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने जो उनके साथ किया वो माफी मांगने पर मजबूर है। तो ये कैसी वो सियासत जिसने आपकी पार्टी का सब कुछ का सत्यानाश कर दिया है, आज भी आप अगर उसे जारी रखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में दे विल गो नोवेयर। और जितना नुकसान तहरीक इंसाफ को हो चुका है इसी सियासत की वजह से हुआ है, और मजीद अगर ये जारी रखते हैं तो ये सुकड़ती जाएगी। लेकिन ये कुछ बदलने वाला नहीं है। हसन अयूब साहब, मैं अब आपसे इस बात पे जरूर जानना चाहूंगा। देखिए, एक तो मसला ये है कि जो उनकी हमशीरा ने फरमाया, ठीक है, वो समझ में नहीं आती, वो लॉजिकल बात भी नहीं लगती, लेकिन क्या इमरान खान ये नहीं चाहेंगे कि भाई मेरी खलासी हो यार, मैं निकलूं यहाँ से इस गर्दाब में जहाँ मैं फंस गया हूँ? क्योंकि जो साइफर वाला मामला है वो निहायत संगीन शक्ल इख्तियार कर रहा है और उसके अंदर तो सज़ा भी बड़ी तगड़ी हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में क्या इमरान खान की खुद ख्वाहिश नहीं होगी कि भाई मैं किसी तरह मुझे कोई वे आउट मिले? क्योंकि सियासतदान अगर एक बंद गली में आ जाता है तो वो वे आउट तो तलाश करने की कोशिश करता है कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई रास्ता मिले कि मैं बाहर निकलूँ यहाँ से। जी बिल्कुल, आप मुनीब साहब सही फरमा रहे हैं। आदिल शाहजेब साहब मेरे भाई हैं, लेकिन मैं उनकी इस बात से इख्तलाफ करूंगा कि इमरान खान साहब खुद भी नहीं जाना चाहेंगे। मेरे हिसाब से अगर उनको मौका मिले
तो वो 1 मिनट भी इंतजार नहीं करेंगे और वो एग्री हो जाएंगे बाहर जाने के लिए। क्योंकि इस वक्त जैसे आपने खुद बता दिया कि जो साइफर वाला केस है ये बड़ा सीरियस केस है और उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं और जितने जो विटनेसेस सारे आ चुके हैं, पूरी चेन है, उस पूरी चेन के अंदर वो सब लिंक्ड है। यानी एक केस इतना अच्छा एस्टैब्लिश हो चुका है कि उसमें चेयरमैन तहरीके इंसाफ की जान खलासी और शाह महमूद कुरैशी की जान खलासी बहुत, मतलब अगर हो जाए तो एक मौजज़ा होगा। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि साइफर केस के अंदर ही उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो है वो उनके खिलाफ 164 का बयान दे दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंस मेरे अपने ऊपर आ सकता है। और उसके बाद जब हाई कोर्ट में ये मामला गया तो हाई कोर्ट में बेल मैटर तो ऊपर से देखते हैं, लेकिन जब क्वाशमेंट की आपकी एप्लीकेशन होती है तो फिर आप मुनीब साहब बेहतर जानते हैं कि वो उसको थोड़ा सा डीपली देखते हैं कि ये केस बनता है क्वाशमेंट का या नहीं बनता। तो फिर वो उसको थोड़ा सा डिटेल में देखकर उन्होंने कहा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इसके ऊपर लागू होता है। तो वो कोई छोटे बच्चे नहीं है। और अलीमा खान साहिबा ने भी जो चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब की जो जज्बात हैं उन्हीं को एक्सप्रेस किया है, लेकिन सियासी अंदाज में। तो ये सियासत है। और जहां तक बात आ गई कि आपने 9 मई का जिक्र किया था, तो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस जो कि मास्टरमाइंड जिसे कहा जा रहा है, अगर उसको छोड़ देना है तो फिर ये 9 मई के वाकयात और उसको बाहर जाने की इजाजत मिल जाए तो फिर ये 9 मई खाली एक 9 मई नहीं होगा, फिर ये मुतअद्दिद 9 मई के वाकयात होंगे। क्योंकि फिर आपने एक खुली छुट्टी दे दी है कि जो कोई भी बंदा साजिश करे और फिर मुल्क से बाहर निकल जाए। नवाज शरीफ साहब की एग्जाम्पल जो है इसलिए सेट नहीं हो सकती, फिट नहीं हो सकती कि नवाज शरीफ साहब की जो है उनको सऊदी अरब भिजवाने के लिए एक तो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिकन क्लिंटन, उन्होंने बड़ा जो है वो प्राइमरी रोल प्ले किया था। उसके बाद जो शाह अब्दुल्ला थे जो क्राउन प्रिंस थे, वो भी उनसे भी उनका राब्ता था और वो भी फिर अपना जहाज लेकर आए, उन्होंने अपना जहाज भिजवाया और फिर जहाज खड़ा रहा और फिर वो गए यहां से। तो ये मतलब दोनों चीजें जो है ना, इमरान खान की सिचुएशन और नवाज शरीफ साहब की जो, आप कहते हैं इमरान खान साहब को काफी फर्क, आप इमरान खान साहब को अगर मौका मिले तो वो जरूर निकलना चाहेंगे। आदिल शाजीब साहब कहते हैं कि नहीं, 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। बट अब आदिल अब्बासी साहब, मुझे आप ये बताइएगा, ये जिस तरफ हम जा रहे हैं, यानी हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं ना, विद एवरी पासिंग डे, मैं और आप और हम सब यही बिलीव करते हैं, वी लाइक टू बिलीव कि हम वाकई जा रहे हैं। बट सवाल ये है कि मैं हमेशा इस चीज को लाता हूं कि इमरान खान अच्छे बुरे जैसे भी सियासतदान हैं, उनकी जमात ने जो भी किया, 9 मई हो गया, गले में उनके वो एक तौक बदनामी का है उस हवाले से, लेकिन वो एक जमात तो बड़ी पॉपुलर हो गई थी भाई। वो इतनी पॉपुलर थी कि आज भी सवाल उठाया जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो इस वक्त हाइडिंग में है, वो ट्विटर पे शेयर करते हैं, प्लेटफॉर्म एक्स पे जी, कि देखिए आज भी हमारा लीडर इतना पॉपुलर है, ये फर्ज किस्म के सर्वे करवा रहे हैं और क्या मॉरल अथॉरिटी होगी उन इंतखाबात की जिनमें इमरान खान की जमात नहीं होगी। तो क्या ये इवन रेलिवेंट भी रह गया है हमारे लिए कि हमने कितना अच्छा इंतखाब करवाना है, शफाफ कराना है, नहीं कराना, बस इंतखाबात होने चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की डायनामिक्स काफ़ी चेंज तो ज़रूर हुई है, लेकिन पाकिस्तान में कौन सा इलेक्शन है मुनीब साहब, आप मुझे बताएं, कि जो कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ, जिस पे क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। मसलन 2008 का इलेक्शन था, उस वक्त PMLN ने कहा हम तो आए देर से थे, पीपल्स पार्टी वाले पहले आ गए थे। फिर वो NRO की सारी बातें की उन्होंने, बाद में जब लड़ाई हुई थी, इनकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो होती थी, तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो वो मियाँ साहब को पूरी कैंपेन करने का मौका नहीं मिला, तो वो इलेक्शन बस जैसे जैसे हो गया। 13 में आपको याद होगा जरदारी साहब ने कहा ये तो RO का इलेक्शन है, हम तो सिर्फ सब्र कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया हुआ है तो इस वजह से, और सारा अदरवाइज ये RO का इलेक्शन है। उसमें PTI भी फिर फरीक बनी और 14 के धरने हमारे सामने हैं, 4 हल्के खोल दो, 4 हल्के खोल दो एंड सो ऑन। अब वो जो 4 हल्के खुलवाना चाहते थे, उनके अपने इलेक्शन की 2018 में हालत ये थी कि उसमें RTS बैठ गया था। RTS बिठाने वाले भी जो है वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं, जिनके लिए बैठा वो भी अफसोस का इजहार कर रहे हैं, जिनके खिलाफ बैठा वो भी अफसोस का इजहार कर रहे हैं, लेकिन निजाम तो चलता रहा। 5 साल तक जो है वो 4 साल तक बड़े धड़ल्ले के साथ उन्होंने हुकूमत की है। खान साहब सियाह सफेद के मालिक होते थे, सारे फैसले 1 पेज पे करते थे और खान साहब कहते थे कि ये वाली अच्छी स्टैब्लिशमेंट है और अगर हम सेम पेज पे हैं और हम मुल्की मफाद में ये तमाम फैसले कर रहे हैं। लेकिन बाद में जो हुआ, रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो अगर ये एक इलेक्शन और ऐसा हो गया जिसके ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्जाम लगा, जिसके ऊपर तनकीद हुई, जो कि आइडियली होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होगा? आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शन रिजल्ट्स को कोई कंडेम कर देगा और नए इलेक्शन होंगे 6 महीने बाद या साल बाद? तो मेरा ये ख्याल है अगर ये ऐसा हो भी गया इलेक्शन, जिसको पहले से जिस पर तनकीद हो रही है कि एक वेव चल पड़ी है PMLN की और PMLN पावर में आ रही है और पीपल्स पार्टी तक कह रही है कि भाई लाडला प्लस आ गया है
और पीपल्स पार्टी भी कह रही है हमसे गलती हो गई, हम जो है वो पीडीएम की हुकूमत में बैठे। और देखिए जी, तमाम के तमाम बेनिफिट्स पीएमएलएन ले जा रही है, फिर पीटीआई भी नोहा कना है, शिकवा कर रही है। तो एक इलेक्शन अगर और ऐसा हो गया तो मेरा ख्याल है कि सिवाय तनकीद के, टॉक शोज के, थोड़े बहुत हल्ला गुल्ला, रैली शैली, एहतजाज के, उसके बाद ये सब फिजल आउट हो जाएगा और बैक टू नॉर्मल होंगी चीजें, और दोबारा से जो है वो एक हुकूमती मामलात आगे चलना शुरू होंगे। तो ये सिर्फ तनकीद के तक। आदिल भाई साहब, आपने भी एक बात कही, देखिए ये बात तो फैक्ट है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क में इंतखाबी तारीख बड़ी बदकिस्मत रही है और बड़ी ऑब्जेक्शनेबल रही है। लेकिन यहाँ बेशक मुझे पता है हम सबको बड़ा कंसर्न है कि 9 मई हुआ और उसने हमारे मुल्क के जो उसकी चूल्हे हिला दी। लेकिन फैक्ट ये है कि इतना बड़ा जो ऑनस्लॉट हो रहा है एक सियासी जमात पर, ये इस लेवल का ऑनस्लॉट भी हमें थोड़ा सा फिर देखना पड़ेगा कि इस लेवल का ऑनस्लॉट कहाँ हुआ है। उसका जवाब फौरी तौर पर आता है, हसन अयूब देंगे या आप देंगे कि नहीं भाई इस लेवल की साजिश या शूरिश भी मुल्क या हुकूमत के खिलाफ किसी के नहीं हुई थी या मिलिट्री की क़यादत के खिलाफ नहीं हुई थी। बट सवाल वही है कि हुई तो फिर एक सियासी जमात की तरफ से, तो क्या उस सियासी जमात का ऑनस्लॉट बर्दाश्त होगा, निज़ाम उसे करेगा और वो अच्छे तौर पर तारीख में लिखा जाएगा जी कि इस सियासी जमात को क्रश किया गया, ख़त्म किया गया, वो उसने कहा में रियासती जबर का निशाना बनाया जा रहा है और फिर इंतखाबात होंगे और सब कहेंगे बस ठीक है जी कंडेम कर दें, बाकी निज़ाम एज यूजुअल चलेगा। देखिए मुनीर साहब, इसमें अगर आप 70s की बात करते हैं तो उसके बाद हमें एक लंबा पॉज दिखता है और उसके बाद यानी 80s के बाद जो इलेक्शन होना शुरू हुए उसमें 1 बाय 1 दोनों पार्टीज की बारी लगी। बड़े संगीन इल्जामात लगाते थे एक दूसरे पे और बड़ी शदीद तनकीद करते थे, लेकिन निज़ाम चलता रहता था। अगर निज़ाम डिसरप्ट होता था तो वो तीसरी कुव्वत की तरफ से होता था, सियासी जमातें खुद से ऐसा जो है वो नहीं करती थी, यानी बस जिस हद तक जा सकते थे जाते थे। अगर आज मखसूस हालात की बात कर रहे हैं, लिमिट्स भी कुछ मखसूस तरीके से क्रॉस हुई है ना। 2015 में आपको याद होगा जरदारी साहब का एक बयान था, ईंट से ईंट बजा दूंगा, फिर वो चले गए, फिर उसके बाद जो ऑपरेशंस हुए, जो एक्शंस हुए, जो सारे चीजें हुई वो हमारे सामने है। इसी तरह पीएमएलएन ने भी जब चीजों को हेड ऑन लिया, उसके बाद 17 के अंदर पनामा के फैसले से लेकर जहां तक जाया जा सकता था वहां तक जो है वो हमने देखा, केसेस गए, सजाएं हुई, नाअहली हुई, ये तमाम चीजें हुई। सो आज अगर वो लिमिट उससे आगे चली गई है 9 मई की, तो मेरा ख्याल है फिर उसी तरीके का रिएक्शन भी फेस करना होगा, क्योंकि अगर आप फिनिश लाइन आपकी आगे चली जाती है तो फिर आपको दौड़ना भी जो है वो ज्यादा पड़ता है। बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, आपने कहा कि जो फिनिश लाइन आगे चली जाती है, वेरी वाइटल पॉइंट। बट अब क्विकली आदिल शाह साहब, अब जहां हम आज हैं, ये सियासी जमातों का इकट्ठ होना, या आपने भी जिक्र किया पीटीआई के दोस्त जा रहे हैं, मौलाना साहब से मिल रहे हैं, फिर उनकी ट्रोलिंग हो रही है, फिर वो माजरत कर रहे हैं, लेकिन क्या मौलाना का ये उनको कंसर्न है कि यार ये सिविलियन स्पेस बड़ी कम हो गई है और हमें चाहिए कि सियासी जमातें ज़रा एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के लिए गुंजाइश निकालें ताकि आगे आने वाले जो मामलात हैं उसमें सियासत के लिए या सियासतदानों के लिए कुछ तो बचे? देखिए, इस वक्त जो मौलाना साहब की तहरीक इंसाफ के साथ जो मीटिंग है, ये ऑब्वियसली बज़ाहिर तो यही है कि अली मोहम्मद खान साहब और असद कैसर साहब ने इनिशिएटिव लिया और वो उनके पास गए और वो फातेह हुई। लेकिन इसके बैकग्राउंड में अगर आप देखें, उससे एक दिन पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब की मौलाना साहब से मीटिंग हुई थी और दुरानी साहब जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो है ये बाकी सियासी जमातों के साथ बातचीत भी शुरू हो और कुछ ना कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनका कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल पर मुज़ाकरात शुरू हो। तो ये जो मौलाना साहब के साथ मीटिंग थी, ये पीटीआई के लिए ब्लैकलैश इस सेंस में गई है कि पीटीआई की मेजॉरिटी अभी भी वो सियासी इंतकाम पर जो जिस तरह से हमें लगा, जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग की गई और यही रहनुमा जो उनसे मिलने गए थे, अगर आप उनसे वैसी मुनीब साहब प्रोग्राम के बाद फोन पे डिस्कशन कर लें तो वो आपको लगेगा कि शायद वो इस वक्त अपने पार्टी के अंदर शदीद दबाव में है कि आपने क्या कर दिया। हालांकि वो तो सिर्फ फातेह के लिए गए थे। मौलाना साहब की कोशिश इस वक्त ये है कि वो पीपल्स पार्टी को भी अपने साथ एंगेज करें, नून लीग के अलावा जितनी भी सियासी जमातें हैं। देखिए, एक जो इस वक्त एक सोच पाई जाती है पीपल्स पार्टी में और जेयूआई में कि नून लीग ने अपने मामलात सीधे कर लिए हैं, 3.5 साल उन्होंने हमारा कंधा इस्तेमाल किया और अभी उन्होंने जो है ऐसे अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मामलात तय कर लिए कि जिसमें उनके अलावा कोई फिट नहीं आ रहा। लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह ये चीजें जा रही हैं और नविश्त दीवार, तो देखें मुनीब साहब, आपको भी बहुत से ऐसे मामलात का इल्म है, हसन अयूब को भी
आदिल अब्बासी साहब को भी होगा, जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन नविश्ते दीवार जो आपको या मुझको, अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं, वो बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आगे आने वाले आपके प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। शायद I'll be very surprised अगर वो ना बने। हसन अयूब साहब, जरा इस पे बता दीजिएगा थोड़ा सा कंसाइजली कि ये PMLN मियां नवाज शरीफ साहब ने जो भी उनके मामलात और जिस कदर वो इस वक्त इक़्तिदार की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, शायद उनको ये मैटर भी नहीं करता कि मौलाना साहब की इनसिक्योरिटीज़ क्या है, बाकी जमातों की इनसिक्योरिटीज़ क्या है। और ख़ास तौर पर ज़रा जल्दी से बता दें कि मुस्लिम लीग नून को एहसास है कि इतने दौर में, ये पिछले कुछ अरसे में, 3, 4, 5 महीनों में सिविलियन स्पेस बड़ी कम हो गई है। ये रेलेवेंट मैटर कर रहा है PMLN को, या वो कहते हैं नहीं बस इंतखाब जीतने बाद की बाद में देखी जाएगी? नहीं, ये देखें, दो हिस्से हैं आपके सवाल के। जो पहला हिस्सा है जो पीपल्स पार्टी या मौलाना साहब ने उस तरह तनकीद तो नहीं की जिस तरीके से पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है, वो सुबह दोपहर शाम तनकीद कर रही है पीपल्स पार्टी। उसमें बात यह है कि उनको जो शिकस्त है अपनी यानी वफाक के अंदर, वो नविश्ता दीवार के तौर पर दिखाई दे रही है। अब वो उस चीज़ को अपनी रीज़न एक देना चाह रहे हैं, एक तावील पेश करना चाह रहे हैं कि जी ये हम तो पहले से कह रहे थे कि प्री पोल रिगिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सपोर्ट मिल रही है। देखिए, जब आपने बैलेट बॉक्स के अंदर बैलेट पेपर डलवाना है, और पीपल्स पार्टी के जो पंजाब के अंदर पोजीशन है, बिलखुसूस जनूबी पंजाब के अंदर भी देख लें कि वो बिल्कुल ही माइनस हो चुकी है। ठीक हो गया। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जब आई है तो उनका ख्याल था जब PTI टूटेगी तो लोग उनमें शामिल हो जाएंगे। इलेक्टेबल सारे जा रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो वोट बैंक जो है वो मुस्लिम लीग नवाज का नहीं लेने जा रही, वो एंटी नवाज वोट लेगी। बिल्कुल ठीक। और वो शेयर करेगी, स्प्लिट करेगी PTI का वोट बैंक। हसन अयूब साहब, माजरत चाहता हूँ, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। मैं चाहता था इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएं। मैं आदिल शाहजेद साहब का, हसन अयूब साहब का और आदिल अब्बासी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते ही वापस आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया आ गया, मजीद जमातों से बात करने के लिए तैयार है, इस पर भी बात होगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गिर्द जो एक तासुर क्रिएट हो गया है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में जाने के लिए तैयार है, ये कितना डैमेजिंग है मुस्लिम लीग नून के लिए या कितना फ़ायदामंद है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। मियां मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बस आते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जो सियासी ज़ैली कमेटी है उसका इजलास हुआ, और उस इजलास के अंदर मुख्तलिफ अमूर के ऊपर गौर किया गया, और फैसला ये किया गया है कि दीगर जमातों से बात भी की जाएगी। और इस बात का एहसास इस ज़ैली कमेटी को है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, वहीं मुस्लिम लीग नून को ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तंग कर रहा है। अब इस जो एक स्ट्रैटेजी की तब्दीली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि बाकी सियासी जमातों से बात की जाए, एक वो वक्त था जब किसी भी जमात के साथ बात नहीं की जाती थी। यहाँ मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातें की जा रही हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी क़यादत को जनाब इमरान खान करप्ट, चोर और पता नहीं किन किन नामों से बुलाते थे, अब उनसे भी और बाकी जमातों से बात करने की गुफ्तगू हो रही है। तो ये कितना बदल रहा है सब कुछ, और क्या ये एक बड़ा इत्तेहाद किसी सूरत में बन सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, जिसके हवाले से तासुर ये है कि वो इक़्तिदार के करीब से करीब तर होती जा रही है। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी और अब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सर ये फरमाइएगा, ये यकीनी तौर पर एक अहम डेवलपमेंट तो है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसे हम पॉलिसी शिफ्ट कहें या प्रैग्मेटिज्म कहें, आज के हालात को देखते हुए ये आपके लिए कोई हैरानकुन अमल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर रही है, बाकी सियासी जमातों से भी बात कर रही है, या आप समझते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है और तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर नज़र डालें तो ये कोई अनहोनी नहीं है। इसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो एक ज़माने में एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं होती थी, एक दूसरे को तहक़ीक़ करने पर लगी हुई थी, उनको बिलाखिर एक मेज़ पर बैठना पड़ा, एक दूसरे से बात करना पड़ी। ये बरसरे इक़्तिदार जमातें भी शामिल थीं और जो जमातें हिज़्ब इख्तिलाफ़ में थीं उनमें भी ऐसा हुआ।
लेकिन जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, उसके हवाले से आप देखें तो ये एक बुनियादी शिफ्ट है। और तहरीक इंसाफ जो है वो अपने हरीफों से किसी तौर बात करने को तैयार नहीं थी, और उसके चेयरमैन जो हैं वो तो इसको अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते थे। अगर कोई राब्ते होते भी थे, कोई बातचीत होती भी थी, तो वो दूसरे दर्जे की लीडरशिप या तीसरे दर्जे की लीडरशिप के दरमियान थी, और वो भी कोई सिरे नहीं चढ़ी क्योंकि चेयरमैन ने उसकी मंजूरी नहीं दी, और वह रास्ते ही में मामला जो था ठप हो गया। लेकिन अब जो हालात हैं और जिस तरह पीटीआई अकेली रह गई है और एक यलगार है उस पर, उसके अपने फैसलों की वजह से, अपने इक़दामात की वजह से, या दूसरों के फैसलों की वजह से, दूसरों के इक़दामात की वजह से, आप जो भी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त पीटीआई जो है मुश्किल में है, तन्हाई का शिकार है, और अब उसको ज़रूरत महसूस हो रही है कि सियासी जमातों से राब्ते भी होने चाहिए और एक वसीतर कोई इत्तेहाद कायम हो या कोई इत्तफाक हो, कि ताकि उसके लिए एक स्पेस निकल सके, उसको मौका मिल सके कि वो एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अपना किरदार अदा कर सके। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी उनके राब्ते हुए हैं, मुलाकात हुई है, और अब जो कोर कमेटी है उसकी तरफ से भी इशारा मिल रहा है कि अब दूसरी जमातों से बात हो सकती है, और पीपल्स पार्टी भी जो गुफ्तगू कर रही है उससे तहरीक इंसाफ के लिए एक हरी झंडी लहरा रही है गोया, या सफ़ेद झंडा लहरा रही है, कुछ कह लीजिए। तो लगता यह है कि पीपल्स पार्टी भी तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए तैयार है, और तहरीक इंसाफ भी इसकी ज़रूरत महसूस कर रही है। तो अगर ये सिलसिला आगे बढ़ा तो ये कहा जा सकता है कि ये एक मुस्बत कदम होगा, और पाकिस्तान की जो सियासत जो है बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हो चुकी है जी। और ये सियासत में ऐसे मालूम होता है कि एस्टेब्लिशमेंट एक फरीक है और दूसरी जमातें एक तरफ चली गई हैं, और पीटीआई अपने सियासी हरीफों को फरीक ही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थी। ठीक हो गया। तो इसमें एक बुनियादी तब्दीली आएगी जिसको मैं समझता हूँ कि मुस्बत कहा जा सकता है। बचावी साहब, ये जो अगर ये जमातें इकट्ठी हो जाती हैं और जिस हरी झंडी का आपने फरमाया, ये अगर इत्तेहाद होता है तो ये इत्तेहाद सिर्फ अपनी हरीफ मुस्लिम लीग नून की तरफ होगा, उसके खिलाफ होगा, या मुस्लिम लीग नून प्लस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होगा, या ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इत्तेहाद होगा इन सियासी जमातों का? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त बज़ाहिर कोई फरीक नहीं है, क्योंकि मुल्क में मार्शल नहीं लगा हुआ, एक दस्तूर के मुताबिक एक हुकूमत कायम है, और जो भी गिले शिकवे हों और जो भी तनकीद की जाए और जो भी तजावुज़ात हो रहे हों उनकी निशानदेही की जाए, ये एक हकीकत है कि मुल्क में इस वक्त अदलिया भी काम कर रही है, मीडिया भी काम कर रहा है, और इंतखाबात की तैयारी भी हो रही है। तो इसमें अगर सियासी जमातों के दरमियान को वसीतर इत्तफाक होता है जी, और वो इंतखाबात के लिए कोई कवायद व ज़वाबित जो हैं उन पर मुत्तफ़िक हो जाती हैं या कोई वसीतर इत्तेहाद बनाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको इससे कोई नाराज़गी नहीं होगी, वो भी इत्मीनान का सांस लेगी, क्योंकि अगर ये स्पेस जो है ये अपनी एक दूसरे को देंगी सियासी जमातें, तो एस्टेब्लिशमेंट की स्पेस खुद ब खुद कम हो जाएगी, और मेरा ख्याल उसका भी दर्द सर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और अहले सियासत जो है और एक तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। शामी साहब, टुवर्ड्स द एंड सर, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वापस मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, एक बहुत बड़ा जलसा उन्होंने किया, तकरीर भी मैंने आपकी ट्वीट भी देखी, और वाकई मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बैलेंस तकरीर की, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी
कि जिसको कहा जा सके कि वो कोई वेंडेटा शो कर रहे हैं या विक्टिमाइजेशन की तरफ उनका रुझान होगा। लेकिन इखलाकी तौर पर मॉरली जो पोजीशन मुस्लिम लीग नून 2018 से लेती रही, वोट को इज्जत दे, सिविलियन सुप्रीमेसी और तमाम बातें, आज ये तासुर जोर पकड़ रहा है कि मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ साहब बिलखुसूस इक़्तिदार की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मुक़्तदर हलकों यानी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, यानी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे अगर इमरान खान बैठ कर आए तो इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून बैठ कर आएगी। ये कितना डैमेजिंग है ये तासुर मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए, हमारी जो तारीख है अगर उसका आप जायज़ा लें तो इस तरह का तासुर जो है, जहां एक तरफ डैमेजिंग होता है, दूसरी तरफ उसमें ताकत में भी इजाफा होता है और उससे एक तवानाई भी हासिल करती हैं सियासी जमातें। जी 2018 में जो कुछ भी कहा गया, तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, उसने हुकूमत बनाई और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत संभाली और उसकी हुकूमत जो थी उसकी रेट कायम हो गई। उसके मुखालफिन तनकीद करते रहे, लेकिन उन्होंने इसे तस्लीम किया और उस असम्बली में बैठे रहे और हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत तो शहबाज शरीफ साहब के पास थी, तो हुकूमत जो है वो तो चली और जो इमरान खान साहब हैं उनकी जो शख्सियत है वो भी अपनी जगह सही और साबित मौजूद रही, यानी उसको कोई डेंट नहीं पड़ा, उनकी तवानाई में कमी वाक़ई नहीं हुई। उनकी तवानाई जो है वो तो कमी वाक़ई हुई है बाज़ के इक़दामात की वजह से और उस इख्तलाफ की वजह से जो पैदा हुआ इस्टेब्लिशमेंट के साथ और फिर अपने सियासी हलीफों के साथ जी। तो अगर आज मुस्लिम लीग नून के बारे में ये तासुर होता है तो उससे एक नुकसान तो उसका होगा, लेकिन उसका फ़ायदा भी होगा कि वो आगे बढ़ सकेगी और ये भी समझा जाएगा कि अब वो इक़्तिदार में आने वाली है तो बहुत से लोग जो हैं उसके साथ शरीक भी होते जाएंगे। तो ये एक दो धारी तलवार है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ये बात तो नहीं कह रहे कि इंतखाबात में कोई खुदा न खास्ता उनके लिए कोई धांधली की जाए। वो तो ये कह रहे हैं कि एक मफाहमत वसीतर हो और इंतखाबात भी ऐसे हों जो काबिल कबूल हों। बिल्कुल, यानी आप अगर बहुत इंतहाई आप मौक़िफ़ ना भी इख्तियार करें तो इंतखाबात ऐसे होने चाहिए जिन्हें सारे फरीक कबूल कर लें। और आप देखेंगे अगर पाकिस्तान की तारीख़ में तो 1977 के इंतखाबात के अलावा हर इंतखाब को फरीक़ैन ने तस्लीम किया है, तनकीद तो की है, इख्तलाफ भी किया है, लेकिन शिकवे भी किए हैं, लेकिन इंतखाबी नताइज जो हैं उनसे सियासी कुव्वतों ने इनकार नहीं किया और इंतखाबी और उसके नतीजे में हुकूमतें भी बनी हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी अपना किरदार अदा किया है। तो अगर एक ऐसे इंतखाबात हैं जो मिसाली ना भी हों, काबिल कबूल हों, अगर काबिल कबूल इंतखाबात भी हो जाएं और सारी जमातें उनको तस्लीम कर लें तो ये भी एक मुस्बत कदम होगा और हम आगे की तरफ बढ़ सकेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब मुजीबुर रहमान साहब मौजूद थे प्रोग्राम के सेगमेंट में। एक ब्रेक शामिल करते ही वापस आएंगे। फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन उससे इख्तिलातुम बरपा है पाकिस्तान के कौमी सलामती के अमूर के हवाले से और बड़े शदीद कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है। मसाइल क्या है, प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट करता है और क्या वफाक इसकी अपील में जा रहा है, इन तमाम बातों पर गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सिविलियंस का ट्रायल वहाँ नहीं हो सकता, जहाँ बहुत से लोगों ने कहा कि ये बड़ा अच्छा और बड़ा एहसन फैसला है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वहीं इस पर तनकीद भी की गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत से अपने पहले अहम फैसलों में इस बात को रेटिफाई कर चुकी थी कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हो सकता है। लेकिन इसके साथ जुड़ा है कौमी सलामती का एक मामला कि सिर्फ मामला 9 मई की हद तक नहीं है, बल्कि मुल्क के अंदर ऐसी शूरिश होती रही है जिसपे हार्डकोर दहशतगर्द इन्वॉल्व रहे हैं, अब भी बहुत से मामलात चल रहे हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में जहां ये अब गुंजाइश पैदा कर दी गई है कि सिविलियंस का ट्रायल सिरे से मिलिट्री कोर्ट के अंदर नहीं हो सकता, वहाँ पर क्या हमारा जो मौजूदा निज़ाम है फौजदारी निज़ाम, उसके अंदर दहशतगर्दों को, हार्डकोर दहशतगर्दों को उस निज़ाम के तहत सज़ा हो सकती है? क्या इंसदाद दहशतगर्दी की कानून के तहत
एक स्पीडी ट्रायल हो सकता है, एक एफिशिएंट ट्रायल हो सकता है या नहीं, ये एक बड़ा अहम मामला है। और इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ एहसान साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट ऑफ पाकिस्तान के। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब नेचुरली आपने कई दफ़ा में एजुकेट किया है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, बट अब ये फैसला आ गया और अब वफाकी हुकूमत इसकी खिलाफ एक, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून भी आ चुका है, तो अब एक दोबारा अपील की स्टेज पे जा रही है। बट सवाल ये है कि बनेगा क्या? अब ये एक प्रॉब्लम कितना बड़ा है कौमी सलामती को लेकर, और कंसर्न क्या है इस वक्त हमारे कौमी सलामती के इदारों का इस फैसले के बाद? दुनिया के हर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक्सेप्शंस जो हैं वो प्रोवाइडेड की गई हैं और ये एक रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल है। 5 बुनियादें ऐसी हैं जिसके ऊपर दुनिया पूरी के अंदर जो सिविलियंस हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर या मिलिट्री लॉज के अंदर ट्राई किया जाता है, चाहे वो आपका अमेरिका है, चाहे आपका यूके है, चाहे वो आपके ये हमारे वाला सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज है, या उसके बाद आप आगे निकल जाएं जो आपके फार ईस्ट ममालिक हैं, या आप मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर निकल। नंबर 1 ये है कि जो ट्रेस पासिंग है टू दी मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जिसके अंदर जो भी शख्स मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की ट्रेस पासिंग करता है, ही इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अंडर द मिलिट्री लॉज, और उनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जाता है। नंबर 2, आपके नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो जो है दुनिया के किसी मुल्क के अंदर जो जुड़े हुए होते हैं आपके सारे डिफेंस सिस्टम के साथ या नेशनल सिक्योरिटी के साथ, वो है। तीसरा वो है कि वो शख्स ऐसा जो एक आम सिविलियन आदमी है, वो जो अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर या मिलिट्री पर्सोनल्स के साथ मिलके को काम करता है जिससे मिलिट्री लॉज की वायलेशन आती है, तो वो शख्स जो है चाहे सिविलियन है उसको आप मिलिट्री लॉज के अंदर ट्राई करते हैं। ठीक। चौथा, उसके अंदर ऐसा शख्स है कि जो एस्फिनेज के अंदर जो है, जो आपके बड़े बड़े जिस तरह आपकी थ्रेटनिंग है, टेररिज्म है, और जासूसी जो है, और उसके अंदर जो है कि ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है कि जो आपके डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी से मैयज है, उसके अंदर भी जो सिविलियंस आएगा, चाहे वो आपके मुल्क का बाशिंदा हो या मुल्क के बाहर का हो, उसको आप मिलिट्री लॉज के अंदर करते हैं। और अगला जो है वो ये है कि किसी भी इलाके के अंदर अगर मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, तो उस ऑपरेशन के अंदर अगर कोई सिविलियंस जो है वो उन लॉज को या इंटरवेंशन करता है, तो उसे आप मिलिट्री लॉज के अंदर करते हैं और उसको आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लेके जाते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये दुनिया के जितने भी सिविल जस्टिस सिस्टम है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके अंदर ये एक्सेप्शंस हैं और उनकी कोर्ट्स उस एक्सेप्शंस को मानती हैं। अच्छा, अब अगर पाकिस्तान के, हाँ, मैं जरा एक कंसर्न जो हमारे सामने मौजूद है, मैं जरा उसको, क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहता हूं आप इसको एड्रेस जरूर करें कि यहाँ कहा जा रहा है कि ये एक पैरेलल सिस्टम नहीं हो सकता कि मुल्क में एक फौजदारी निजाम मौजूद है, आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का सिलसिला शुरू कर देंगे तो ये सिलसिला कहीं रुकेगा नहीं। इसका फ्लिप साइड क्या है हमारे पास कि जो 9 मई का वाकया हुआ, ज्यादा कंसर्न्स तो उसी से रिलेटेड है ना, बात भी यही की जा रही है कि सिविलियंस हैं, ट्रेस पासिंग, क्या यहाँ तो वेंडलाइज भी कर दिया उन्होंने फौजी इंस्टॉलेशंस को, लेकिन ये उनका ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए, सिविलियन अदालतों में या सेशन कोर्ट्स या एंटी टेररिस्ट कोर्ट में होना चाहिए। मुनीब साहब, ये जो एक आर्गूमेंट आ रहा है कि लीगल पैरेलल सिस्टम जो है ये सिर्फ 2 जजमेंट्स की वजह से आ रहा है, और वो 2 जजमेंट्स जो हैं, एक भुट्टो साहब के दौर के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी, वो ये था कि आपके रेगुलर जो ऑफेंसेस थे उसके ऊपर आपने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई और उसको सिंध हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। दूसरा शेख लियाकत हुसैन वाला केस है, उसके अंदर ये था कि आपके एंटी टेररिज्म के जो लॉज थे, 97 का जो एंटी टेररिज्म का लॉ था, उसके अंदर आपने जो मिलिट्री कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया, जिसको कोर्ट ने कहा कि पैरेलल जस्टिस सिस्टम जो है क्रिमिनल नहीं चल सकता। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसके अंदर अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसके सीरियस रिपरकशंस हैं पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर, और उसके रिजल्ट्स क्या निकले। अगर आप 1967 की निकाल दें तो आपके रिटायर्ड मिलिट्री पर्सोनल्स हैं वो भी निकल गए, आपके जो हजारों लोग इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर सिविलियन से काम करेंगे वो भी निकल गए, उसके अंदर जो पाकिस्तान के टेररिस्ट पाकिस्तान की फौज के साथ या नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलाफ लड़ रहे हैं वो भी इसके अंदर निकल गए। उसके बाद जो आपके इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं लाइक गुलभूषण के हैं, वो भी तो सिविलियंस है, वो भी आपकी जुरिस्डिक्शन से निकल गया, क्योंकि आर्मी एक्ट के अंदर सेक्शन 2D ही जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करता है, और उसको अल्ट्रा वायरस करना, मेरा ख्याल ये है कि वो पाकिस्तान के लीगल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया है, और पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी काम कर रहे थे उसके अंदर मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर जाएगी, लार्जर बेंच बनेगा, इन सारे इश्यूज को एड्रेस करेगी,
और एक रीजनेबल और लॉजिकल और पाकिस्तान की सिचुएशन के मुताबिक और इंटरनेशनल लॉ के जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उनके मुताबिक एक जजमेंट आएगी और हम वापस 1967 की पोजीशन पे जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया हाफिज। ये मामला सेंसिटिव है, बड़ा हसास मामला, इसलिए मैं चाह रहा था कि इसको डिटेल से आप हमारे व्यूअर्स को एजुकेट करें कि फैसला हर एक ने कहा बड़ा ज़बरदस्त फैसला, लेकिन उसके जो रिपरकशंस हैं वो क्या है, उसके जो असरात हैं हमारे मुल्क के जो कौमी सलामती के मामलात हैं उन पर क्या आए हैं और क्या आ सकते हैं। अब वफाकी हुकूमत बाकायदा तौर पर इस फैसले के खिलाफ जा रही है और उम्मीद की जाती है कि इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बनेगा। जो भी फैसला होगा उसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस फैसले पर जो अब आया है उस पर सीरियस रिजर्वेशन मौजूद है। प्रोग्राम आपने देखा जी, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।